25 दिसंबर यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यौम पैदाइश आज उनका मनाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी जो उनसे एक इंतहाई मोहब्बत का इजहार अपने अपने अंदाज में करता है, उस एतबार से एक आज का दिन बहुत ख़ास है। और 25 दिसंबर यानी कि जो एक दिसंबर का त्यौहार है 25 दिसंबर मनाया जाता है, इस एतबार से बहुत आज का दिन जो है वो ख़ास है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं गौहर इशरत। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन होगा। वेल, जैसे कि आपने बताया गौहर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराया जा रहा है, जबकि कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली और फूल चढ़ाने की मरकज़ी तकरीब भी मुनक़िद हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत दिलाने के लिए जिस आज़म, बसीरत और उसूली सियासत की बुनियाद रखी, वो आज भी पाकिस्तान की फ़िक्री समत का तयन करती है। इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त का पैगाम आज के सियासी, माशी, समाजी चैलेंजेस में पहले से ज़्यादा अहम नज़र आता है। दिलचस्प बात यह भी है कि 25 दिसंबर को पाकिस्तान में क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है, जो मजहबी रवादारी, हम आहंगी की अलामत है। यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था, जहाँ हर शहरी को मजहबी आज़ादी और मसावी हुकूक मुकम्मल तौर पर हासिल रहे थे। और इस तमाम तर सूरत हाल पे आज हमारे पास जो स्टूडियोज़ में गेस्ट बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ ख़ान तारीख़ दान है, हिस्टोरियन है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और वेलकम टू दी शो। और कायद आज़म की हम जब भी बात करते हैं, एक अलग ही मोहब्बत और एक अलग ही वलवला होता है उस दौरान, लेकिन उनकी लीडरशिप की हमेशा बात की जाती है। ज़रा आगाज़ करना चाहेंगे उनके बचपन से कि किस तरह से उनका बचपन गुज़रा और फिर उनकी लीडरशिप, जिस तरह से वो एक अलमबरदार थे मसावात के और एक इक्वालिटी की हमेशा बात करते थे। बचपन में किस तरह के थे हमारे कायद और फिर आगे उनका सफ़र किस तरह रहा? बचपन जो है, जैसे आपको पता है कि कराची में उनका गुज़रा और आज भी उनका घर वहाँ पे खारादर के पास है, जहाँ पे वो कायद आज़म और वज़ीर मेंशन के नाम से मशहूर है। वो वहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है उनका, और वहीं की गलियों में उन्होंने अपना जो है बचपन गुजारा। और वहीं से करीब में ही उनकी दर्सगाह है, जहाँ से उन्होंने अर्ली तालीम हासिल की। और वो सिंध मदरसा इस्लाम, जो कि अब उस वक्त स्कूल था, फिर कॉलेज हुआ, अब वो यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन वो उसी कैंपस के अंदर वहीं पे है। और मुझे इत्तेफाक हुआ, बल्कि मैं लोगों को बता भी दूं कि यहाँ पे जो सिंध आर्काइव्स बनी हुई है जी, सिंध आर्काइव्स में वो ओरिजिनल रजिस्टर रखा हुआ है, जिसके अंदर कायद आज़म का बचपन में एज ए स्टूडेंट इंदराज उनके वालिद मोहतरम ने करवाया था। ओके। नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अली और वो सब चीज़ें, और उनका नाम और फिर साइन हुआ है, हाथ का लिखा हुआ ओरिजिनल रजिस्टर जो है जी रिटन फॉर्म में प्रॉपर रखा हुआ। तो वो मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे हम गए थे किसी रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे उनका बचपन गुजरा, बहुत ही जिसे कहते हैं कि वो एक शार्प स्टूडेंट थे और एक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जिसे शरारती टाइप, उस टाइप के नहीं, लेकिन अपने काम से काम। और हमारी यहाँ तो आज बचपन की एज ही कहलाती है। 16-17 साल की उम्र के अंदर वो इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने के लिए और वहाँ से बैरिस्ट्री कर कर आए। आज तो 16 साल के बच्चे को आप कुछ इस तरह की बात सोचें तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। और उनकी एक्चुअली बचपन में ही शादी, 16-17 साल की उम्र में ही उनकी वालदा ने उनकी एक शादी करा दी थी। जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, उनकी वाइफ यहीं थी, वो चले गए इंग्लैंड, लेकिन यह है कि वो सरवाइव नहीं की। वो वाइफ जो ज़माने में आपको मालूम है, आज से 100 साल पहले जल्दी बीमारियों के अंदर इंसान मुब्तला होके, और छोटी छोटी बीमारियां जो थी वो जानलेवा हो जाती थी, जो आजकल हमारे लिए बहुत ही मामूली सी बात है। तो फिर वो जब वहाँ से आए तो फिर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि अब ज़रा आऊँ उनका करियर एंड देन द पॉलिटिकल स्ट्रगल, एक छोटी सी लोगों की क्लैरिटी के लिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि पैदाइश जो है वो वज़ीर मेंशन नहीं, झिरक की है उनकी, वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये क्या है जी, मामला? झिरक का है मामला। झिरक के अंदर उनका घर भी अवेलेबल है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो वो है, मतलब एविडेंस सजेस्ट करता है वो झिरक का ही है पैदाइश के हवाले से। लेकिन रिहाइश उनकी यहाँ पे रिहाइश है। देखिए, जहन में रखें कि वो
आप ये समझें कि कराची उस वक्त डेवलप होना शुरू हुआ था। अब ये बात हो रही है 1876। यस। अब सिंध पे अंग्रेज़ों ने जो कैप्चर किया है वो किया 1843। अब 1843 और 76 का मतलब है 30 साल। यस। 30-35-33 साल। और जैसे ही कराची उन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया, कराची वॉज अ लिटिल टाउन, बहुत छोटा सा टाउन था। लियारी का जो टाउन है, खारादर, मीठादर, वो छोटा सा किलानुमा शहर था जिसकी आबादी अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड के साथ 10 था। तो बताना मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने कराची को और सिंध के जो साहिली इलाके हैं इंक्लूडिंग कराची, इन जगहों को आबाद करने के लिए और बढ़ाने के लिए लोगों को इनवाइट किया कि आप यहाँ आएँ, कारोबार करें, यहाँ रहें। उनके अंदर बहुत बड़े तादाद में गुजराती कम्युनिटी आई है और कायद-ए-आज़म भी गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो यहाँ पे आए, पारसी आए, जो कि पारसी भी क्योंकि गुजराती ही बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान कराची के जो अर्ली बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अब आज भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेस्ट स्कूल मामा पारसी और BVS है, तो वो पारसी ही ट्रेडिशन है। डॉक्टर मुइज़ इस हवाले से भी जानना चाहते हैं कि हमेशा से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक रोब व दबदबा था, हमेशा से वो वाज़ेह रहा, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग थी। एक सूट बूट, सर पे हैट और हाथ में सिगार, तो उसकी ज़रा मंजरकशी कीजिए। लेकिन कायद-ए-आज़म जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही यंग एज में, टीन एज के अंदर ही इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने के लिए, और मगरबी माशरे ने और मगरबी सकाफ़त ने और मगरबी पहनावे ने और वो बोल चाल ने, उस फ़लसफ़े ने, उस तालीम ने उनके पर बहुत गहरा असर डाला और उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया। अब ये ज़हन में रखें कि ये बात हो रही है आज से तकरीबन 130 साल पहले की, जबकि वो 1890s में और 1900s के स्टार्ट में वो वहीं हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो सब मामला तो उनका वहाँ चल रहा है। और हिंदुस्तान के माशरे से जहाँ से गए थे, यहाँ पे उस वक़्त इतनी तालीम और इतनी यूनिवर्सिटीज़ और इतना वो डेवलपमेंट नहीं थी कंपैरेटिवली। तो जब यहाँ से आप जाते हैं वहाँ पे नई जगह पे, तो आपको नज़र आता है कि भाई ये बहुत ही कोई डिफरेंट जगह है, फिर आदमी ज़ाहिर है अडॉप्ट करता है उसको। तो उन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और वो जो एक ब्रिटिश इंग्लिशमैन जेंटलमैन वाला जो एक तसव्वुर आपके जहन में आता है, कायद-ए-आज़म ने अपने आप को उसमें ढाला। और वो जो उनका अटायर है जो आप बात कर रही हैं कि वो हैट लगा के और सिगार और 3 पीस सूट, और यहाँ पे उन्होंने वो एक पॉकेट वॉच रखते थे और हाथ में छड़ी, वो एक उनका स्टाइल एक डेवलप हुआ और वो उन्होंने ज़िंदगी भर अपना कायम रखा। जूते भी बेहतरीन वो पहनते थे, हर मतलब उनका अगर आप देखें तो ऐसा लगता था जैसे कोई अभी बिल्कुल एरिस्टोक्रेटिक उनकी अपीयरेंस होती थी, बिल्कुल जैसे कैसे मॉडल वाली लुक होती थी। जवानी से ही वो अपने इस आप को उस तरह से उन्होंने ढाल लिया था और उसका ज़ाहिर एक असर भी होता है क्योंकि इफ़ यू आर ड्रेस्ड वेरी वेल, तो लोग भी आपको एक सीरियस देखते हैं कि भाई आपके पहनावा ऐसे, तो यू आर अ सीरियस पर्सन। आपको उसके और कायद-ए-आज़म जो थे बड़ी यंग एज, मतलब 20s और 30s की एज में वो बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने सियासत शुरू कर दी थी। और 1906 तकरीबन उस वक़्त 29-30 साल की उनकी उम्र थी और वो उन्होंने जो है जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा थे, उनके साथ उन्होंने दादा भाई नेहरू जी उनके वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने। और दादा भाई नेहरू जी वो आदमी है कि जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर पहला हिंदुस्तानी थे जो इलेक्ट हुआ। तो इतनी बड़ी शख्सियत के साथ उनके साथ वो अटैच हुए, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। 1906 में दिसंबर में कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का इजलास था, उसके वो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। तो उनकी स्पीचेस मेंटेन करना, उनके बारे में ये सब चीज़ें वो सब कायद-ए-आज़म ने उस वक़्त देखा और वो 1910 के अंदर पहली दफ़ा बॉम्बे से इलेक्ट भी हो गए थे, वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर बन गए थे। तो फ्रॉम द वेरी यंग एज मतलब ही वाज वेरी अवेयर ऑफ हिज गोल्स कि उन्होंने करना क्या है, कैसे करना है। और उन्होंने पहली मीटिंग के अंदर ही मैं आपको वाक़या बताऊँ तो पहली मीटिंग के अंदर ही वाइसरॉय से उनका इख्तलाफ हुआ। उन्होंने ठीक ठाक वाइसरॉय को अच्छी खासी बातें जो हैं उन्होंने मतलब तमीज़ के दायरे के अंदर कहीं। और उनका इशू जो था वो साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज़ हुकूमत साउथ अफ्रीका के लोकल लोगों के साथ जो बदसलूकी कर रही है उसके पर उन्होंने इंडिया में आवाज़ उठाई। कि भाई हम भी यहाँ पे कॉलोनी है, वो भी यहाँ पे कॉलोनी है, यू आर नॉट ट्रीटिंग कॉलोनियल्स एज अ राइट वे। वाइसरॉय ने बाकायदा उनको नाराज़गी का इजहार किया कि आई मस्ट टेल यू दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द हिज मैजेस्टी द किंग
और आप अपने अल्फाज का चुनाव सही रखें। कायदे उनके जवाब ने बोला कि मुझे पता है मैं किंग के बारे में बात करूं, इसीलिए मैंने सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल किए, वरना तो इससे ज़्यादा सख्त इस्तेमाल करने, मतलब इस तरह की अर्ली 30s के अंदर वाइस रॉय ऑफ इंग्लैंड को, जबकि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बड़ा उनका जेस्चर था और वो बड़े इस तरह से हवाले से बड़े सख्त आदमी थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब जिक्र कर ही दिया है, हम अब उस एरा में हैं जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट? क्या हुआ, वो कौन सा साल था कि जब कायदे आज़म ने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, यूनिटी की आड़ में कुछ और काम करवाया जा रहा है? देखें, यूनिटी का जो ख्वाब था वो कायदे आज़म का था, और कायदे आज़म ये बहुत अच्छी तरह समझते थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी से लड़ के नहीं रह सकती। और यही वजह थी कि जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में, तो मुस्लिम लीग का वो हिस्सा नहीं बने, मुस्लिम लीग का वो हिस्सा बने 1913 में। और उन्होंने कांग्रेस से ही सियासत शुरू की थी, आगाज़ किया था। और 1913 में जब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, तो वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के साइमल्टेनियसली मेंबर है। 1920 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। कायदे आज़म एक बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड और क्लियर हेडेड आदमी थे। उनको पता था कि वो क्या सोच रहे हैं। वो एक अलग बात है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता था कि वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या है, और उनके हिसाब से उनकी पॉलिटिकल डायरेक्शन बड़ी क्लियर होती थी। वो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और उसमें 1919 के अंदर एक रॉलेट एक्ट आया था मार्च में, जिसके बाद सारा जो झगड़ा शुरू हुआ और जलियांवाला बाग हुआ। तो रॉलेट एक्ट के बारे में बस ये था कि ना वकील ना दलील, ये स्लोगन था उस ज़माने में उसके प्रोटेस्ट का। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये ज़ालिमाना कानून है और हम इसको नहीं मानते। मेजॉरिटी से पास होगा। कायदे आज़म ने बोला कि आई कैन नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ दिस असेंबली। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब इतनी बड़ी बात है कि हम यहाँ पे आज की जो सियासत है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम कायदे आज़म हमारे रोल मॉडल हैं, उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर इस्तीफे दिया करते थे। कुर्सी नहीं छूटती। यहाँ पे तो बस बयान बहुत आते हैं और फिर वो पीछे पे लड़ जाते हैं, लेकिन एक बताने की बात है कि जो लोग कहते हैं कि जी हमारे रोल मॉडल कायदे आज़म है, तो ये ज़रा देखिए उनकी ज़िंदगी में। फिर 1920 में जब खिलाफत तहरीक चल रही थी, तो खिलाफत तहरीक के मोंडस ऑपरेंडाई वो जिस तरह से चल रही थी, उसके ऊपर कायदे आज़म के बड़े ज़बरदस्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। और 1920 के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी जो थे वो भी खिलाफत मूवमेंट के हिस्सा बन गए थे। तो एक जलसा था जिसके अंदर ये तय हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई जाएगी, जिसके अंदर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, हमारे लोग जो हैं वो ड्यूटीज़ पे नहीं जाएंगे, इस और वकील अदालतों में नहीं जाएंगे, जजेस नहीं जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो कायदे आज़म ने इस पर एतराज़ किया कि भाई इस तरह से तो हमारा अपना नुकसान होगा। आपको नहीं पता कि खिलाफत तहरीक साल 2 साल 3 साल 4 साल चले, तो अगर 2 साल चलती है तो 2 साल के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, किस तरह से मुश्किल हो जाएगी, हमारा अपना नुकसान है उसके अंदर। खैर वो जब वो अप्रूव हो गई कि नहीं यही होगा काउंटर ऑपरेशन, तो कायदे आज़म ने फिर वहाँ से अपने आप को अलग किया कि भाई मैं अब इस तहरीक का मजीद हिस्सा नहीं ले सकता, और कांग्रेस से भी उन्होंने कांग्रेस से भी रिज़ाइन कर दी। तो ये कायदे आज़म की जो बड़े क्लियर हेडेड आदमी होते थे, वो भले दुनिया एक तरफ वो अपने हिसाब से वो कहते थे कि भाई मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा कि बिल्कुल यूनिटी से अलग कब हुए, इसके बाद भी वो ऐसा नहीं कि अलग हुए। दिल्ली प्रपोजल आए मार्च में, कांग्रेस पार्टी ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगला कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है। पिछला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1920 से पहले, जो बना था 1919 में बना था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, तो उसके बाद आना था अगला 10 साल के बाद, यानी कि 29 में। तो अंग्रेज़ों ने अपना काम शुरू किया, साइमन कमीशन अनाउंस किया, कांग्रेस ने अपना काम शुरू किया कि हम इंडियन लोग आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं ताकि हमारी मशावरत हो और अंग्रेज़ जो है ना फिर हम अपनी बात मनवा सके, पहले हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। तो कांग्रेस सबको बुलाया। मुस्लिम लीग से उन्होंने एक दरख्वास्त की कि देखें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसके अलावा कोई सलूशन दें आप हमें, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस समझती थी कि वो अनडेमोक्रेटिक है, तो आप उसके अलावा कोई सलूशन दें तो हम आपकी बात पे गौर करेंगे। तो उसके नतीजे में दिल्ली प्रपोजल मार्च 1927 में कायदे आज़म ने मिल के मशावरत से उसको बनाया। उसमें 4 पॉइंट्स हैं। उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट हटा के उसकी जगह उन्होंने 33% या 1/3 रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मांगी। तो उसके ऊपर फिर बात आगे बढ़ी, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको करते हैं। उनको 4 पॉइंट से मान लिए थे, ये वाला पॉइंट कांग्रेस ने फिर भी नहीं माना। फिर 1928 आ जाता है। 1928 के अंदर
नेहरू वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम लीग भी आती है, जिना भी आते हैं, कमेटी बनती है, कमेटी के अंदर 2 मुसलमान लोग भी आ जाते हैं। फिर नेहरू रिपोर्ट की जब शाया होती है अगस्त 1928 में, तो जिन्ना साहब इसके ऊपर कहते हैं कि भाई ये तो आपने बहुत गलत काम किया, 4-5 महीने इतना सारा कुछ लगा के और ये आपने बनाए, ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है। और उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के 2 मेंबर्स ने रिज़ाइन किया। एक थे शोएब कुरैशी। शोएब कुरैशी का एक और तारुफ ये है कि वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के दामाद भी थे। उन्होंने रिज़ाइन किया, कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा मैं साइन नहीं करूँगा इसके ऊपर, आखिरी उसके ऊपर। और एक और आदमी था प्रधान, जो कि शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटी होता है जो अनटचेबल कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि हमारे भी फेवर में नहीं है। तो मुसलमानों के फेवर में नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार किया। कायदे आज़म ने उसके अंदर 3 अमेंडमेंट्स दी, उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद फिर कायदे आज़म ने 1928 में, जो आपने कहा ना कब अलग हुए, 1928 में कायदे आज़म ने ये जुमला कोट किया जाता है उनके नाम से कि उन्होंने अपने दोस्त को बताया, शायद जमशेद नसरवान जी थे, उनको बताया कि भाई अब जो है मुझे नहीं लगता कि हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले मिल के चल सके मज़ीद आगे। और उन्होंने कहा कि अब हमारा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। और वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो जुमला है वो है दिस इज़ पार्टिंग ऑफ द वेज, अब हमारे रास्ते पार्टिंग ऑफ द वेज, ये जुमला इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया 1928 में उन्होंने बोला। और यही हुआ 1928 से लेकर 1947 अगले 20 साल तक कभी भी इन दोनों का कोई मुआहदा नहीं हो सका, जबकि इन्होंने लखनऊ पैक भी किया है, इन्होंने खिलाफत तहरीक भी साथ चलाई है, नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी साथ। डॉक्टर साहब वही बात है कि बातें फिर बहुत लंबी हैं और जो हमारे कायद हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए यकीनी तौर पे वो कम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।